आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। आदाब, मैं इरफान, आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर। 10 अगस्त 2007 को भारत में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था चक दे इंडिया। ये पूरी फिल्म भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी पर आधारित था। इस पूरी फिल्म में एक शख्स जिसका नाम कबीर खान होता है, वो शख्स अपने दामन पर लगे गद्दार के दाग को धोने की कोशिश करता है और आखिरकार उसमें सफल हो जाता है। हालांकि वक्त तो लगता है, लेकिन वो सफल हो जाता है, जिससे ये सबक हासिल होता है कि इंसान पर कोई भी दाग हो, निरंतर अगर मेहनत किया जाए तो शायद उसे साफ किया जा सकता है। दरअसल कबीर खान, जिसका किरदार उस फिल्म में शाहरुख खान निभा रहे हैं, कबीर खान हॉकी टीम का कप्तान होते हैं और पाकिस्तान के साथ एक सीरीज के फाइनल में वो हार जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के हॉकी टीम के कप्तान से वो हाथ मिलाते हैं और मीडिया के कैमरे में कैद हो जाते हैं। उसके बाद से शाहरुख खान को इस देश ने जो हमेशा से मुसलमानों पर लांछन लगते रहे हैं, वही लांछन शाहरुख खान यानी कि कबीर खान पर लगा दिया जाता है कि कबीर खान गद्दार है। इतना ही नहीं, कबीर खान के घर पर भी लिख दिया जाता है कि कबीर खान गद्दार है। लेकिन कबीर खान यानी कि शाहरुख खान हार नहीं मानता इस फिल्म में। इसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट के बाद महिला हॉकी टीम का कोच बनता है। इस बीच में कई सारी परेशानियां भी आती हैं। हॉकी टीम की जो खिलाड़ियां होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो भी कबीर खान को गद्दार तक कहती है। इसके अलावा देश तो कहता ही है, लेकिन आखिरकार कबीर खान की मेहनत रंग लाती है और एक सुंदर और सुनिश्चित टीम बनाते हैं, जो टीम वर्ल्ड कप जीतकर भारत लाती है। दरअसल इतनी लंबी कहानी मैं इसलिए सुनाया कि 10 साल का मोदी का कार्यकाल था। इस कार्यकाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से थी और इस कार्यकाल में यानी कि दोनों कार्यकाल में राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी गई। कभी पैसों के बल पे उसे पप्पू बना दिया गया, कभी एजेंसी के तहत उसे गधा बना दिया गया। 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ पप्पू से उसे संबोधित किया गया। मां को इन तीनों मायनों कहा गया। नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा तक कह के संबोधित किया, जिस घराने से कई लोगों ने आजादी में बड़ा योगदान दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी के साथ ऐसा व्यवहार सराहनीय नहीं था। लेकिन वो शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, वो लगातार 10 सालों तक राजनीति की बारीकियां सीखता रहा, बगैर किसी के जवाब दिए हुए। उसने 2, 3, 4, 5 यात्राएं भी की। और ठीक यही स्थिति मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव का भी था उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये सपा का सफाया करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का सफाया कर दिया। लेकिन बात पहले राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब से पॉलिटिक्स में आए तब से कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया। हालांकि सच तो यह है कि जो उसमें शीर्ष नेता थे वो चाहते थे कि हम ही शीर्ष पर बने रहे, लेकिन कई बार बदलाव होने की वजह से या राहुल गांधी का पारंगत न होने की वजह से ये नेता पार्टी छोड़कर जाते रहे, या उसमें ऐसे भी बहुत सारे नेता थे जिनको कहीं फायदा दिखा तो वो चले गए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए। इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे जो पार्टी बदल लिए। लेकिन राहुल गांधी जानते थे कि कांग्रेस डूबी नहीं है, पिछड़ी जरूर है। और बीजेपी के तरफ से पप्पू और गधा शब्द का सामना करते हुए राहुल गांधी ने अपने 10 साल का सफर तय किया और आखिरकार 2024 में राहुल गांधी ने मोदी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल का जो सदन था, उस सदन में जो चीजें देखने को मिली वो शायद मोदी के लिए हार से कम नहीं था। हां, यह अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री का पद संभाल लिए हैं, लेकिन यह भी झूठ नहीं है कि कब उनको सत्ता से बेदखल करके विपक्ष में बैठा दिया जाए और कब उन्हें पक्ष रौद दे। क्योंकि जो पार्टियां उनके साथ हैं, टीडीपी और जेडीयू,
ये दोनों पार्टियां बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। वो अब भी मौन हैं। हालांकि मोदी चाहते हैं कि हर चीज अपने बस में हो और कर भी लिया है, लेकिन ये भी पारंगत पार्टी है, इसके भी नेता बड़े पारंगत हैं। ये जब मौन होते हैं तो खेल कर जाते हैं। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने अपने बयान में कह चुके हैं कि मोदी भले सरकार बना लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सरकार बनाने के इच्छुक नहीं हैं। हम जब चाहेंगे तब सरकार बना लेंगे। इससे आप समझ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की स्थिति भी आप जानते हैं। ये कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और हालत तो यह है कि अब बीजेपी के नेता भी टूट के कगार पे हैं। कई नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं, अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, जो वक्त आने पर धोखा देंगे। दरअसल कल की स्थिति यह थी कि प्रधानमंत्री खुद राहुल गांधी को बुलाते हैं और उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाने के लिए। यह समय वो समय था जब ओम बिरला अपने आसन पर विराजमान होने जा रहे थे। विराजमान होने के लिए सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता का होना जरूरी होता है। ये वही ओम बिरला है जो मोदी की आंखों में देखकर समझ जाते हैं वो करना क्या है, जिनसे आंख मारकर काम करवाया जाता है, जिनसे आंख मारकर विपक्ष का माइक बंद करवाया जाता है। ये वही ओम बिरला है। लेकिन कल स्थिति यह थी कि ओम बिरला को जब आसन पर विराजमान होना था तो राहुल गांधी की जरूरत पड़ी। ये राहुल गांधी की 10 साल की मेहनत है कि उस मकाम पर राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल गांधी ओम बिरला से हाथ मिला रहे थे, तब नरेंद्र मोदी खड़ा होकर सिर्फ देख रहे थे। शायद उस वक्त वो यही सोच रहे होंगे, जिस शख्स को हमने अपने एजेंसियों के तहत उठाकर हाशिए पर फेंक दिया था, आज उस शख्स के सामने मैं खड़ा हूं चुपचाप और वो ओम बिरला से बातें कर रहा है। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी जब अपने स्थान पर बैठ गए और जब भाषण देने की बारी आई तो राहुल गांधी ने ओम बिरला को इतने जोर से रगड़ा कि ओम बिरला के पास मुस्कुराने के सिवा कोई चारा नहीं था। और अमित शाह, मोदी दोनों देखते रह गए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार सदन में यानी कि विपक्ष में बेवकूफ लोग नहीं हैं। जितने पारंगत नेता पक्ष में नहीं है, उससे ज्यादा पारंगत नेता विपक्ष में है। इसलिए आपने शपथ के दौरान पप्पू यादव का तेवर देखा होगा, जिसने बीजेपी के एक नेता को कह दिया कि मैं 6 बार संसद आ चुका हूं, जिसके बाद बीजेपी के नेता चुप हो गए। असदुद्दीन ओवैसी का बयान तो आपने सुना ही होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस बार संसद में विपक्ष मजबूत है, इसलिए हमें भी मजबूत रहने की जरूरत है। इसके अलावा अखिलेश यादव का भाषण तो आपने सुना ही। अखिलेश यादव ने कैसे बातों ही बातों में ओम बिरला को लपेट दिया और कह दिया कि इस बार नहीं चलेगा, कि आप चाहें तो 145 या 150 सांसदों को निष्कासित कर दें। इस बार तो सोचना पड़ेगा। पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर
न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। और सच भी है, इस बार जो सदन में जो लोग पहुंचे हैं, राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव है, चंद्रशेखर रावण है, पप्पू यादव है, इकरा हसन है, डिम्पल है। ऐसे कई पारंगत नेता सदन में हैं जो मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। लेकिन इस बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ये तो खैर मोदी जी की नींद उड़ा ही चुकी है। इसके अलावा जो मोदी जी के पीछे चलने वाले नेता थे, जो सिर्फ गधा की तरह चलते रहते थे, अभिवादन करते थे, गीदड़ की तरह हुआ हुआ करते थे, अब उनका क्या होगा? जबकि विपक्ष में इतने कद्दावर लीडर इस बार जीत कर पहुंचे हैं। उनका मजाक उड़ाना, उनका मजा लेना तो विपक्ष के लिए चुटकी का खेल होगा। वो तो यूं ही मजे ले लेंगे, क्योंकि 10 साल में बीजेपी के नेताओं ने सिर्फ मोदी को प्रमोट करना सीखा है, सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाना सीखा है। अगर मोदी कह दे कि सुनो, तुम मुझे देवता बना देना, तो ये देवता बना देते हैं। स्थिति इनकी यह है, इन नेताओं की सारी काबिलियत नरेंद्र मोदी ने भूसा के भाव बेच दिया, और ये सिर्फ गधा के समान संसद में रह गए। सवाल तो मोदी उठाते हैं, हालांकि जवाब देते नहीं हैं, लेकिन नेहरू पर सवाल जरूर उठाते हैं। और उनके पीछे जो लोग बैठे होते हैं, जो उनके सांसद होते हैं, वो सिर्फ लड़ते हैं। यानी कि उनके काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी एक सवाल पूछने की सलाहियत नहीं है, बजाय इसके कि भाव भाव करने के। लेकिन इस बार विपक्ष में जो नेता है, शायद वो इस बार इनकी हेकड़ी निकाल देंगे, यानी कि इनका मजाक बना देंगे, अगर इनकी स्थिति यही रही तो। फिलहाल राहुल गांधी को लेकर बीजेपी बड़ी चिंताजनक है। वो चाहती है कि कैसे भी राहुल गांधी को संसद से निष्कासित कर दिया जाए, कोई ऐसा पट्टा लगा दिया जाए कि ये निष्कासित हो जाए। लेकिन ख्याल रहे कि इस बार बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए इस बार राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी नेता को निष्कासित करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की कुर्सी एनडीए के पैरों तले टिकी हुई है। और नीतीश कुमार और टीडीपी की हालत तो आप जानते हैं। अगर जनता ने बगावत कर दी टीडीपी से या जेडीयू से, तो फिर ये सरकार भी नहीं बचेगी, सरकार धड़ाम हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो एक बार मंथन जरूर कीजिएगा कि शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया जाए।